हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, विंडो फॉर एफटीएज श्रिंक्स एज इंडिया ब्रेसेस फॉर सेट ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें से बहुत सारे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, बहुत ही सारे प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए, प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं एक थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड दूं तो आप 2020 का प्रेलिम्स का क्वेश्चन पेपर जब उठा के देखेंगे तो उसमें एज वेल एज आई रिमेंबर एक क्वेश्चन था कि किस वजह से वी आर सीइंग इन्फ्लेशन इन द प्राइस ऑफ राइस। क्यों हम एक इंक्रीज देख रहे हैं पिछले साल में, पिछले एक साल में राइस के प्राइस में जो इंक्रीज देखा है उसमें क्या मल्टीपल फैक्टर्स ने अकाउंट किया है। एंड देन देयर वर 4 ऑप्शंस उसके नीचे दिए गए। तो वैसे ही सिंस ट्रेड, एफटीएज, इस पे काफी टॉक्स चल रही हैं। यूके के साथ दीपावली डेडलाइन हम नहीं फुलफिल कर पाए, बहुत सारी चीजें, यूएई के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो गया है। सो देयर अ इमर्जेंस ऑफ एफटीए एरा आप कह सकते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पिछले एक साल में एफटीए की नेगोशिएशंस में कुछ हर्डल्स देखे गए हैं और नीचे 4 ऑप्शंस हो सकते हैं कि आपको क्या लगता है पिछले एक साल में किस वजह से इस तरह के हर्डल्स देखे जा रहे हैं। तो एज इट इज रिटन हियर, as India pushes the pedal on free trade agreements, non-tariff issues such as carbon emission norms, तो अगर एक ऑप्शन कार्बन एमिशन नॉर्म्स है, दूसरा ऑप्शन लेबर लॉज है, लेबर रिफॉर्म्स है, तीसरा ऑप्शन जेंडर बैलेंस स्टैंडर्ड्स हैं। जेंडर बैलेंस स्टैंडर्ड्स यूजुअली आप समझ सकते हैं कि शायद ये ऑप्शन सही ना हो, पर ये भी सही है। अगर इस तरह के 3 ऑप्शंस दिए हैं then all of them would be correct. ओके, तो अभी इसको आगे डिस्कस करने से पहले और हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, व्हाट इज नॉन टैरिफ इश्यूज। अगर आप बिल्कुल ही बिगिन कर रहे हैं, यूर अ बिगनर इन न्यूज़पेपर रीडिंग, तो आप ये वर्ड बहुत बार पढ़ेंगे कि टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो उससे पहले कि इन दोनों में हम डिफरेंस देखें, टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, अगर हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात करें तो। लेकिन ये एक वो टैक्स नहीं है जो हम किसी भी प्रोडक्ट पे लगाते हैं। इट इज नॉट जीएसटी सोर्ट ऑफ टैक्स, इट इज नॉट इनकम टैक्स सोर्ट ऑफ टैक्स, बट ये एक ऐसा टैक्स है, टैरिफ एक ऐसा टैक्स है जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है, जो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किए गए हैं गुड्स उन पे लगता है, उसे हम टैरिफ कहते हैं। सो इन अ वे इट इज अ बॉर्डर टैक्स। ओके, तो अगर एक स्टेटमेंट ऐसी है दैट टैरिफ इज अ बॉर्डर टैक्स एंड दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैरिफ बैरियर एंड अ नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, तो क्योंकि हम बैरियर की बात कर रहे हैं, तो किसी भी तरह से अगर फॉरेन कंट्री से इंपोर्टेड गुड्स को आपने नॉन कंपेटिटिव बनाना है, डिसएडवांटेज करना है, तो ऑफ कोर्स वो एक बैरियर है। लेकिन बैरियर 2 तरह से आप लगा सकते हैं, एक तो टैरिफ इंपोज करके और एक नॉन टैरिफ बैरियर इंपोज करके। तो टैरिफ तो हमने देख लिया, इट इज अ बॉर्डर टैक्स, ठीक है, जो जैसे इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है भारत, है ना, तो ये बेसिकली एक टैरिफ है। ओके, तो टैरिफ क्यों लगता है? टैरिफ इसलिए लगता है क्योंकि आप सपोज करिए, आप एग्जांपल अगर लेंगे, न्यूजीलैंड अपने डेयरी प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। और तो अगर हम भारत की बात करें, भारत में लाइफ स्टॉक बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक यहाँ पे है, कैटल बहुत ज़्यादा है, पर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो न्यूजीलैंड वगैरह जो कंट्रीज हैं दे आर वेरी हाई ऑन इट। ओके, क्योंकि वहाँ का, अब इस पे भी अगर हम बिल्कुल बेस पे जाएंगे तो आपको ये बात पता है कि फॉर्डर क्राइसिस चल रहा है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे आता ही है, 2-3 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड आते हैं, तो उस पर प्लीज आप फॉर्डर क्राइसिस, फॉर्डर इन्फ्लेशन, ये जो इशू है, एफपीओज जो 100 बनाने हैं फॉर्डर के ऊपर, ये सब कुछ मेंशन करें। तो अब मैं फॉर्डर की बात क्यों कर रही हूँ, न्यूजीलैंड में क्या है कि फॉर्डर बहुत न्यूट्रिएंट रिच है, बहुत प्रोटीन रिच है। तो सिंस द फॉर्डर इज गुड, ऑफ कोर्स जो कैटल कंज्यूम कर रही है उनकी प्रोडक्टिविटी भी मिल्क की ज्यादा आती है। तो इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली न्यूजीलैंड क्या कर सकता है, भारत में इतनी बड़ी मार्केट है, एवरीबडी कंज्यूम्स मिल्क हियर, है ना, तो इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो वो बहुत ही कंपेटिटिव रेट्स में यहाँ पे भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं मिल्क। और क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा, तो उनके पास काफी, एक कैटल से एक पर्टिकुलर काउ से काफी ज्यादा मिल्क मिलता है। तो
इट इज़ ईजी फॉर देम, बहुत ही कंपेटिटिव रेट पे बेच सकते हैं। लेकिन भारत एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, देयर बीन अ वाइट रेवोल्यूशन हियर, है ना। तो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं, दे वुड बी एट अ डिसएडवांटेज। तो सरकार के नॉट लेट इट हैपन, क्योंकि उनकी पहली ड्यूटी ये है कि वो डोमेस्टिक पॉपुलेशन की लाइवलीहुड को प्रिजर्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, इस फॉरेन इंपोर्टेड मिल्क को क्या करना है, थोड़ा सा लेस कंपेटिटिव बनाना है, या थोड़ा सा अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है इस हैवी कंपटीशन से, क्योंकि हमें पता है कि न्यूजीलैंड इज वेरी गुड इन प्रोडक्टिविटी टर्म्स। ओके, तो ये हो गया एक सीधा सीधा हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगा के उसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर लिया अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ टैरिफ बैरियर। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है। तो देखिए, नॉन टैरिफ बैरियर जरूरी नहीं है कि आप इसमें टैक्स या ड्यूटी लगाएं, मैंने कहा है जरूरी नहीं है, ऑल्दो इसमें टैक्स वाला कंपोनेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, इसका फॉलो अप एक दूसरे पेज पे भी आया है, तो हम वो ब्रीफली वो सारे इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होता है कि आप इसमें भी जो इंपोर्ट है फॉरेन गुड्स का, उसको थोड़ा सा उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना चाहते हैं, पर आप टैक्स जरूरी नहीं है कि लगाएंगे। तो आप एक नॉन टैक्स पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि हम आपकी कंट्री से या फिर हम फॉरेन नेशन से सिर्फ इतना ही अगर कभी हमारे यहाँ पे किसी भी एक्सीजेंसी की वजह से मिल्क की कमी हो जाती है, आई एम जस्ट अगेन टेकिंग एग्जांपल ऑफ मिल्क ओनली, डेयरी ओनली। तो अगर मिल्क की कभी कमी हो जाती है तो हम न्यूजीलैंड से मंगवा तो लेंगे, अगेन न्यूजीलैंड का एग्जांपल, तेल इंपोर्ट मिल्क इंपोर्ट तो कर लेंगे, पर हम इतनी ही क्वांटिटी कर सकते हैं जो हमें पता है कि हमारे उस इमरजेंसी को केटर कर देगी। तो हमने क्या किया, हमने कोटा लिमिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, हमने एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया। या फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जैसे अगर यहाँ पे ही लिखा है, अगर हम इसी की एग्जांपल ले लें, हाँ, तो जैसे यूएसए ने क्या कहा हुआ है कि यूएसए ने कहा है कि अगर हमारे साथ, क्योंकि हम लिबरल कंट्री है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करते हैं, वी आर दिस वी आर दैट, है ना, ये सारी बातें यूएसए की तरफ से बहुत सुनने के लिए मिलती है। अब वो तो डेवलप्ड है, ठीक है, तो वो कहेंगे कि अगर तो हम ऐसे ही कंट्री के साथ हम ये वाले गुड्स इंपोर्ट करेंगे जिसकी फैक्ट्री में जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, उस फैक्ट्री में पर घंटे का आप $16 दे रहे हैं अगर अपनी लेबर को, पर हेड। तो हम तभी, क्योंकि इस वजह से हम इंश्योर कर रहे हैं कि लेबर को मिनिमम वेज मिल रही है, अपना ड्यू शेयर मिल रहा है। लेकिन भारत में इट इज नॉट पॉसिबल। भारत का सबसे बड़ा, अगर आप कहेंगे, एसेट यही है कि हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है और हम अपनी लेबर को चैनलाइज करके बहुत एडवांटेज एक बड़े स्तर पे अटेन कर सकते हैं, राइट। पर अगर आप कहेंगे, और यहाँ पे तो इतना पैसा भी नहीं है, वी आर नॉट दैट डेवलप्ड कि हम अपने इतने सारी पॉपुलेशन को, इतनी सारी लेबर को इतना सारा पैसा दे सके, तो ये हम फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन अब हम पे ये एक लिमिट लगा दी है कि क्या हम $16 दे रहे हैं प्रति घंटा कि नहीं दे रहे, तो हम ये ट्रेड हो ही नहीं पाएगा ये कभी, अच्छा है ना। या फिर जेंडर बैलेंस स्टैंडर्ड्स में भी, कि अगर आप जिस, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है, आई एम सिंप्लीफाइंग थिंग्स। अगर हम क्लाइमेट एक्शन की भी बात करें तो क्लाइमेट एक्शन में भी अभी हम रिसेंटली एक एग्जांपल देखेंगे, पर जेंडर बैलेंस में कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है या इंडस्ट्रीज है, वहां पे देयर इज अ 50:50 रेशो, या अगर सीईओ विमेन है तो उतना ही पे मिल रहा है कि नहीं जितना तो इस तरह के लॉज अगर आपके कंट्री में है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और उसे फॉलो भी किया जाता है। तो अगर इस तरह के लॉज नहीं है तो आपके साथ हम एफटीए भी साइन नहीं कर सकते। तो ये सारे इस तरह से आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा रहे, पर आप क्या कर रहे हैं, आप मुश्किलें पैदा कर रहे हैं एक ट्रेड होने में। सो दीज आर नॉन टैरिफ बैरियर्स। ओके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, दैट कंप्राइज एन इंक्रीजिंगली सब्सटेंसिव पार्ट ऑफ दीज न्यू फैक्ट्स आर वेइंग ऑन दीज ऑनगोइंग नेगोशिएशंस। अब देखिए, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स जो न्यू दिल्ली में हैं, उन्होंने बोला है कि ये कुछ हर्डल्स हैं, तो हमें इस पे देखना है कि क्योंकि वही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के पास कंपैरेटिव लेबर एडवांटेज ही है, वी आर अ लॉट, वी आर हैवी इन नंबर्स, और इतनी सारी लेबर है, तो हम उसको, अगर चीप लेबर अवेलेबल है तो मतलब यहाँ पे हमें एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हर किसी को आप इतना ज़्यादा पे करें, तो शायद अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। विद ऑफिशियल्स ऑफ द व्यू दैट दीज incremental issues need to be dealt with cautiously in the ongoing FTA negotiations। यूके के साथ पेंडिंग है, दीपावली डेडलाइन थी पर हम उसे फुलफिल नहीं कर पाए। यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएशंस बात करने की, दोबारा शुरू करने की बातचीत चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट आ चुकी है, उनकी लेजिस्लेचर ने
ट्रीटी रेटिफाई कर दी है, पर एक फुल फ्लेजेड एफटीए अभी भी ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं साइन हुआ है। अब इससे भी एक और दिक्कत इमर्ज होती है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। देयर इज ऑल्सो अ कंसिडर्ड व्यू इन पॉलिसी circles here that the window for wrapping up these FTA talks could narrow। अब देखिए क्या है कि ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिले कर गए हैं FTA साइन करने में बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो, पर अभी न्यू दिल्ली की तरफ से भी फोकस थोड़ा एफटीए से कहीं और शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि 200 मीटिंग्स होने वाली है 56 डिफरेंट लोकेशंस में, और पूरे साल एक ना एक मीटिंग चलती ही रहेगी कोई ना कोई। तो G20 प्रेसिडेंसी हमने अज्यूम की है, और नेक्स्ट ईयर तो G20 का समिट होने वाला है सितंबर में, तो हमारा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं G20 पे शिफ्ट हो जाएगा। टूरिज्म, कल्चर, हेरिटेज, बहुत सारी चीजें इस तरह की, ठीक है। साथ ही में और क्यों एफटीए थोड़ा और डिफिकल्ट होने वाले हैं अगले साल में, एंड दैट द पॉलिटिकल लॉबिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल लॉबी ग्रुप्स सच एज, साथ ही में क्योंकि 2024 के नेशनल इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये देखिए ये सरकार और जो कोई भी ग्रुप जो डिमांड कर रहा है पिछले कुछ सालों से अपने किसी चीज के लिए, दोनों के लिए ही जो इलेक्शन का समय है वो एक आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिस्टिक समय होता है, क्योंकि सरकार भी कोशिश करती है वो किसी भी तरह से चाहे वो सरकार हो चाहे ऑपोजिशन हो, वैसे तो इस जगह सरकार की हम बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हम दुखी ना कर दें एक मेजर ग्रुप को, ठीक है। और जो फार्म यूनियंस हैं, ऑटो सेक्टर है ना, तो ये लोग भी कोशिश करते हैं कि हम इसका फायदा उठाएं और हम अपनी डिमांड जो अभी तक तो सुनी नहीं जा रही, तो हम इलेक्शन के आसपास करेंगे, हमारा इतना बड़ा क्लाउड है तो हम उन पर प्रेशर डालेंगे, लॉबी करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन से पहले तो हमारी मांग सुनी ही जाएगी। तो इस तरह अब देखिए जैसे कि फार्म यूनियंस है, फार्म यूनियंस तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे डेयरी सेक्टर इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे, और वो हमें एक कंपैरेटिव एडवांटेज हम खुद का लेबर का खो दें या फिर अपना जो भी लाइवलीहुड खो दें, तो इसीलिए एक प्रेशर यहाँ से भी है, ठीक है। तो बाकी इसका फॉलो अप अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए, और कई चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि हमने कल भी एफटीए से रिलेटेड क्या क्या 2022 में हमने माइलस्टोन अचीवमेंट्स की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो उसी का एक फॉलो अप यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन, अब देखिए आपको ये बात हमने कल डिस्कस की थी ऑफ कोर्स कि 2015 में बहुत सारे बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज और एफटीएस को दोबारा से एफटीएस को रिव्यू करने की बात मिस्टर मोदी ने की थी जैसे ही वो पावर में आए थे, और बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को स्क्रैप कर दिया था, क्योंकि जिस ओल्ड टर्म्स में उसको सेट किया गया था, नेगोशिएट किया गया था एफटीएस को, वो अब कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है। डिजिटल ट्रेड, ई कॉमर्स, डेटा प्रिवेसी, ये सारी चीज़ें भी हैं जो अब ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक दीज ऑल्सो इनटू अकाउंट, तो इसीलिए अब दोबारा रिव्यू किया जा रहा है, ओके। पर कुछ डिफरेंसेस हैं ओल्ड एंड द न्यू एफटीएज में जो डिस्कशन में है अभी। अर्लियर प्रीडोमिनेंटली ट्रेड रिलेटेड इशूज, अब देखिए पहले क्या था कि अगर नेगोशिएशन जब होती थी तो कितनी इंपोर्ट ड्यूटी करेंगे, कितने प्रोडक्ट्स पे आप जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे, है ना, तो इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स, टैरिफ, इन सब के अराउंड रूल्स, ऑपरेशंस, इन सब के अराउंड नेगोशिएट किया करते थे, है ना, टॉक्स होती थी। लेकिन अभी क्या है कि नॉन टैरिफ इश्यूज पे बात होती है, वो एक बहुत बड़ा रब वाला एरिया है जहाँ पे कहीं इश्यूज पे हम अग्री नहीं करते, कहीं इश्यूज पे ये बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो अग्री नहीं करती, क्योंकि वो अपने लेंसेज से हर कंट्री को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, लेबर स्टैंडर्ड्स, तो ये सारी चीजें हैं जो अब डोमिनेट करती है हमारे एफटीए नेगोशिएशंस को। तो अगर आप एफटीए के बारे में लिख रहे हैं, डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन आता है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पे आप ये नॉन टैरिफ इशूज जो डेवलपिंग नेशंस, हमारे जैसे लीस्ट डेवलप्ड नेशंस, बाकी जो हैं हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस के खिलाफ जो डिप्लॉय किए जा रहे हैं वेस्टर्न एडवांस्ड कंट्रीज द्वारा, और दे से इंपोर्ट ड्यूटी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो कह देते हैं, लेकिन ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स वो लगाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें डिसएडवांटेज कर रहे हैं। सो यू कैन राइट दिस पॉइंट, ओके। डेवलप्ड कंट्रीज सच एज द यूएस फॉर इंस्टेंस हैव ब्रॉट अप द इशू ऑफ कार्बन एमिशंस। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए समझने के लिए कि नॉन टैरिफ रिलेटेड इशू क्या होता है, ठीक है। Okay, I will just read it first और फिर मैं आपको explain करूंगी। Developed countries such as the US, for instance, have brought up the issue of carbon emissions in the process of manufacturing melted steel as a non-tariff related issue, while India mostly produces steel generated from। अब देखिए भारत में क्या होता है, हम स्टील की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत में क्या होता है, हम स्टील कैसे जनरेट करते हैं, आयरन ओर से जनरेट करते हैं। अब आयरन ओर कहाँ से आता है, माइनिंग से आता है, भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, चाहे वो यूएस है, वो कैसे डेवलप करते हैं स्टील की अगर हम बात करें, तो वो एक डिफरेंट मेथड डिप्लॉय करते हैं स्टील जनरेट करने का। वो स्क्रैप से, जो खराब बिका हुआ आपको मिलता है स्क्रैप,
छोटी छोटी पत्तियां होती है, इफ आई यूज क्रूड हिंदी, है ना, तो उससे वो स्क्रैप से बेसिकली स्टील जनरेट करते हैं। तो वो अब क्योंकि क्या है, अगर आप माइन करेंगे, है ना, आयरन ओर निकालेंगे तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कार्बन एमिशन ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप स्क्रैप से, जो ऑलरेडी एक वेस्ट ही था, उसको फेंकने के बजाय आप दोबारा उसको रिसाइकल सॉर्ट ऑफ करके उसको एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स लोअर कार्बन एमिशंस, तो उनका वाला मेथड अच्छा है। लेकिन अभी इस पे वो क्या करते हैं कि अगर इस तरह से स्टील नहीं बनी हुई है, तो अगर हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, इमरजेंसी में हमें करना पड़ जाता है, या हमारे पास हमारी डिमांड नहीं पूरी हो रही है डोमेस्टिकली, तो बाहर से अगर हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम वही वाला इंपोर्ट करेंगे जो स्क्रैप से बना है, नहीं करेंगे, और तो फिर जो बाकी तरह से बना रहे हैं उस पर हम कार्बन एडजस्टमेंट टैक्स लगाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बिल्कुल इनिशियली बताया था कि अगर स्टेटमेंट में ये लिखा है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर होता है उसमें टैक्स वाला मेजर भी हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, टैक्स लगा के भी नॉन टैरिफ बैरियर लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि टैक्स नहीं ही होता है एक नॉन टैरिफ बैरियर में, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे भी क्लैरिफाई हो गया। अब वैसे ही यूरोपियन यूनियन का भी आपको पता है, उन्होंने अभी जो शर्म अल शेख इजिप्ट में जो टॉक्स हुई हैं COP27 की, उन्होंने कैसे दोबारा रिइटरेट किया है एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। तो ये डेवलप्ड नेशंस का एक नॉन टैरिफ इशू है। तो क्लाइमेट एक्शन, ऑफ कोर्स क्लाइमेट एक्शन, इंडिया इज डूइंग अ लॉट इन terms of climate action, solar panels, floating solar panels, wind power, renewable energy, e-vehicles, ई-कार्स, बहुत कुछ हो रहा है। बट द फैक्ट इज कि इस तरह का डिसएडवांटेज आप हमें नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक और चीज एफटीए की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के केस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट साइन की है, एफटीए में उसे अभी कन्वर्ट करना है। तो हमने इस अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट में क्या किया है कि हमने जो बहुत ही मुश्किल वाली चीजें हैं ना उसको नहीं कवर किया, हमने बहुत ही बेसिक चीजों पे जहाँ पे हम ऑलरेडी अग्री कर ही रहे थे, हमने उन पे जीरो टैरिफ, कम टैरिफ, रिडक्शन ऑफ टैरिफ, ये सब कुछ कर दिया है। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी जगह, स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, इसको हमने टच भी नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली अब हमें, अगर हम एक एफटीए साइन करना है, ठीक है, तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स की पे नेगोशिएट करना पड़ेगा, राइस पे, वीट पे। अभी देखिए ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया में ऑलरेडी, आयरन ओर, टॉयज में तो मिस्टर मोदी अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम बहुत बड़ा हब बन सकते हैं टॉय मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हम नहीं, अपने फार्म यूनियंस को, अपने ट्रेड यूनियंस को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ा बैकलैश आएगा, है ना। तो ये चीज डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और ऑस्ट्रेलिया इन्हीं चीजों में उनके पास एडवांटेज है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि अर्ली हार्वेस्ट ट्रीटमेंट में सिर्फ और सिर्फ जो बहुत दिक्कतों वाली जगहें नहीं है उस पर हमने रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स अचीव कर लिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। अब देखिए, लेकिन हमने अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट तो साइन कर लिया, लेकिन अभी बहुत सारी WTO की जो कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं कि अगर अर्ली हार्वेस्ट ट्रीटमेंट अग्रीमेंट्स को अगर आप एक फुल फ्लेजेड, फुल स्केल एफटीए में साइन नहीं करते, तब्दील नहीं करते, तो बहुत सारे लीगल चैलेंजेस आ जाते हैं। तो क्योंकि WTO की बाकी जो कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं कि वो कहती हैं कि देखिए अब ये जो है डेयरी प्रोडक्ट है, राइस है, वीट है, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अगर इंपोर्ट करता है तो वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पार पे नहीं ट्रीट करता इन प्रोडक्ट्स को, तो दिस इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देयर ट्रेडिंग पार्टनर। तो हमारे अगेंस्ट वैसे ही बहुत सारे लीगल चैलेंजेस WTO में, हम 2-3 केसेस हार भी चुके हैं, क्योंकि ऐसा फिर इस पे भी WTO पे जब आप पढ़ेंगे तो आप WTO और इंडिया भी पढ़ेंगे अपने स्टैटिक पोर्शन में, तो आपको पता चलेगा कि एक सजेशन बहुत बार जो हमें दी जाती है इकोनॉमिस्ट द्वारा वो ये है कि हमें बहुत अच्छे लॉयर्स की जरूरत है WTO में, क्योंकि हमारे लिए, ताकि वो केस लड़ें और जीते। US से हम हार चुके हैं, जापान से हम हार चुके हैं, तो ये कई चीजें हैं। फिर अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट को अगर हम फुल फ्लेजेड एफटीए में नहीं कन्वर्ट करते तो फिर यहाँ से दिक्कत आ जाती है कि WTO हमारे खिलाफ केस चला देता है, ठीक है। क्योंकि WTO इज बेस्ड ऑन द प्रमाइस कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे अपने डोमेस्टिक बेसिकली किसी प्रोडक्ट पे और एक ट्रेडिंग पार्टनर के प्रोडक्ट में, लेकिन वो तो हम कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें बहुत सेंसिटिव है हमारे लिए, तो ये भी एक इशू है। ओके, नाउ अ वेरी ब्रीफ आर्टिकल। जब भी आप कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जब भी कोई एक नया इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, या कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है, तो उससे पहले आप पढ़ते हैं कि एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, या फिर आप पढ़ते हैं एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट
तो नहीं होगी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की या फिर लोकल कम्युनिटीज़ की, उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, ये सब कुछ आप पढ़ते हैं। लेकिन एक जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट भी तो होना चाहिए। ये पॉइंट आप डेफिनेटली लिख सकते हैं बहुत सारी जगहों पे, और आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सी सिंस वी आर टॉकिंग लॉट अबाउट कल्चर हेरिटेज, हम एक कल्चरल डिप्लोमेसी को भी फॉलो कर रहे हैं G20 में, काशी तमिल संगमम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें तो हम अगर कहते हैं कि इंडिया इज कल्चर एंड कल्चर इज इंडिया, है ना, तो इफ वी से दिस, तो इसीलिए एक इम्पैक्ट असेसमेंट तो ये भी होना चाहिए ना। तो क्या बेसिकली यहाँ पे इशू आई उभर के आया है, साइटिंग डैमेज टू एंशिएंट रॉक कार्विंग्स, एक्सपर्ट्स रेड फ्लैग मेगा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट। तो क्या हुआ है, एक साइट है बरसू विलेज महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, जिसको प्रपोज किया गया है बेसिकली किसके लिए, एक ऑयल रिफाइनरी के लिए, मेगा ऑयल रिफाइनरी के लिए, ठीक है। तो लेकिन जिस प्रपोज्ड लैंड पे बनाने की बात की गई है इस मेगा ऑयल रिफाइनरी को, वहां पे आप देख सकते हैं रॉक कार्विंग्स हैं, जिसे हम पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। यू कैन लुक एट दिस इमेज हियर, ओके। तो ये जो रॉक आर्ट है, पेट्रोग्लिफ है, इट इज एस्टिमेटेड टू बी 20,000 years old and classified as protected monuments बाय द स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और साथ ही में स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो इसको एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में भी गिनता है, और एक टेंटेटिव लिस्ट पे भी है ऑलरेडी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। टेंटेटिव यानी कि इसको नॉमिनेशन के लिए प्रायोरिटी पे रखा गया है। अराउंड 51 आई थिंक साइट्स हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा कंटेंशियस इशू है। ओके, इफ आई जस्ट रीड द फॉलो अप हियर, इफ देयर इज समथिंग लेफ्ट जो मैंने नहीं समझाया है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं द रत्नागिरी मेगा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट पोजेस द थ्रेट ऑफ ऐसे करके कि हेरिटेज इन्वेस्टमेंट हेरिटेज assessment भी होनी चाहिए, heritage impact assessment, okay. The government should have conducted a joint survey before allotting the land for refinery project. It should do so in the future. अगर आप देखिए कोई और फिर अब इस तरह का, तो यूनेस्को हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट पे ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब कोई और प्रपोज करेंगे फिर आप लैंड, अगर ये केस रिजॉल्व हो जाता है एमिकेबली, तो फिर वो साइट का प्लीज एक हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कहा गया है, इफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स एट बरसू, द रॉक कार्विंग्स विल गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एंड केमिकल रिएक्शन एट द साइट, ओके। सो ऑल्दो एक बहुत ही छोटा पॉइंट यहाँ से निकलता है, बट ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, नेसेसरी डिबेट। अब देखिए ये एक एडिटोरियल है और इंडियन एक्सप्रेस में इसके बाद एक एडिटोरियल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए क्यों एक ब्रीफ एडिटोरियल है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ इशूज़। अब देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ, ये ना ही केवल आपके एसए के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, मे बी GS1 में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि LGBTQ राइट्स, बहुत सारी टॉक है इस पे, अडॉप्शन राइट्स, मैरिटल रेप का जो यहाँ पे हम देखेंगे इशू, बहुत सारे इस तरह के। देखिए हर जब से हम आज़ाद हुए हैं, या फिर जब से आप पुराना समय देख लीजिए, हर समय की एक अपनी जस्टिस की डिमांड है। जस्टिस हमेशा स्टैग्नेंट नहीं रह सकता, जस्टिस हमेशा एक टर्म में, वो टर्म तो रहती है पर और कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है एज द टाइम passes on। तो अगर हम बहुत देखें, थोड़ा पहले डेट करने की कोशिश करें, ट्रेस करने की कोशिश करें, तो स्लेवरी एक बहुत बड़ा इशू था। तो बेसिक जो सिविल राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन की बात एक पुराने टाइम पे बहुत बड़ा जस्टिस की मांग थी। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और इवॉल्व हुए, फिर विमेन राइट्स का टॉपिक आया कि विमेन राइट्स, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हम थोड़े और अब आगे आ रहे हैं तो LGBTQ राइट्स, ठीक है। सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेकनिंग हर हर टाइम की, हर एरा की अलग है, और इसीलिए जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व और चेंज होता रहता है, ठीक है। और वैसे ही एनिमल राइट्स, इन्वायरमेंटल राइट्स, है ना, तो ये अभी इस एरा का डिमांड है। ऐसे ही अगर हम विमेन इश्यूज की बात करें, तो विमेन इश्यूज भी स्टैग्नेंट नहीं रहे हैं। विमेन इश्यूज सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें देखना, तो विमेन इश्यूज की सबसे पहले डिमांड थी कि आप पहले तो उनको राइट टू वोट दीजिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने राइट टू वोट भी नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद विमेन इश्यूज, बेसिक अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ों के लिए सेम पे मिलना, ठीक है। अगर आपने सेम पे दीजिए, और
पॉलिटिकल पोजीशंस उनको मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर विमेन इश्यूज़ में अभी बहुत सारे अडॉप्शन राइट्स हैं। फिर विमेन इश्यूज़ में और क्या बात चल रही है, मैरिटल रेप इश्यूज़। ये जब जैसे जैसे सोशल अवेकनिंग होती रहती है तो ये कुछ आप बातें लिख सकते हैं, ठीक है। नेसेसरी डिबेट। लास्ट वीक क्या हुआ है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इट केम आउट इन द सपोर्ट ऑफ पुटिंग अ मैरिड मैन ऑन ट्रायल, कि एक मैरिड मैन है उसको ट्रायल पे बिल्कुल रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट किया है अपनी वाइफ को एलिजिडली, ठीक है। तो इन एन एफिडेविट फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटका की सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किया है, उन्होंने इंडिकेट किया है कि हम डिसएग्री नहीं करते कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन के साथ जो उन्होंने इस मार्च में लिया था, इसी साल के 2022 के मार्च में लिया था। कर्नाटका हाई कोर्ट का क्या डिसीजन था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया था कि अगर एक रेप चार्ज वाइफ ने लगाया है अपने हस्बैंड पे तो हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, हम इसको हम इसको नलिफाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए आई वुड टेल यू एट दी आउटसेट ओनली कि आईपीसी है ना, आईपीसी रेप को डिफाइन करता है, व्हाट इज रेप, लेकिन उसमें कोई एक्सक्लूजन रखता है कि जो मैरिड मैन और विमेन के बीच में हो रहा है वो रेप नहीं हो सकता किसी भी केस में। लेकिन अब मैरिटल रेप का तो कॉन्सेप्ट ही है। मैरिटल रेप का अगर हम सेंट्रलिटी देखें क्या है, कंसेंट, ठीक है। उसके बिल्कुल कोर पे लाई करता है कंसेंट, कि अगर किसी के बीच में एक इंटीमेट रिलेशनशिप है तो वो कंसेंट से उस समय है कि नहीं है, ठीक है। तो दैट शुडंट बी अ फोर्सफुल, ऐसा मतलब कोई, ये तो एक बहुत ही ऐसे का एक बहुत आप इस पे लिख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुली इसको, कि ये एक्चुअल में कंसेंट पे ही बेस्ड है, ओके। कि ऐसा नहीं है कि मैरिज का मतलब क्या है कि यू गेट अ लाइसेंस टू डू वट एवर यू डू टू योर वाइफ, इट डजंट वर्क लाइक दैट, ओके। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने कर्नाटका की कहा है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने सही कहा था कि वो इस तरह की केस को नहीं रिबफ करेंगे। तो हम कर्नाटका हाई कोर्ट के इस डिसीजन के साथ हैं। द इशू ऑफ क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप इज, अब इससे भी प्रीलिम्स का आपको कुछ मिलेगा, डू नॉट वरी, इट इज नॉट जस्ट अबाउट एसे। इफ इट हैड बीन सो आई वुड हैव नेवर पिक दिस आर्टिकल अप, ओके। सिर्फ अगर उसमें कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं होते तो मैं नहीं उस आर्टिकल को डिस्कस करती, ओके। The issue of criminalizing marital rape is a crucial and necessary conversation that is taking shape in courts. The state government stance is a welcome intervention in this debate at a time when the center is, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटका की सरकार इनके सपोर्ट में आई है वाइफ के, जो उन्होंने केस डाला है, क्योंकि जो केंद्रीय सरकार है वो अभी तक इस पे अपना कोई व्यू नहीं बना पाई है, ओके। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। जो आईपीसी का सेक्शन 375 है वो रेप को डिफाइन करता है और उसमें से क्रूशियल एक्सेप्शन कार्व आउट करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 years ऑफ एज इज नॉट रेप। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि अगर एक स्टेटमेंट में ये लिखा है कि आईपीसी क्या करता है, अगर एक वाइफ एक मैन की 18 साल से कम की है और उसके साथ कोई एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो रेप है, देन दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 18 साल की उम्र एक थ्रेशोल्ड है, उससे ऊपर होनी चाहिए आपकी वाइफ या उतनी होनी चाहिए, और अगर आप उसके साथ एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज्ड हैं तो वो रेप नहीं कहलाएगा, अदरवाइज इट वुड बी रेप। तो ये ऐसे इट कैन बी ट्विस्टेड दैट वे ऑल्सो। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है दैट यू एटलीस्ट रीड ऑल योर टेक्स्ट कम से कम 3 से 4 बार, क्योंकि इस तरह की क्लैरिटी आपको तभी आएगी। आप एक बारी पढ़ेंगे तो कुछ छूटेगा, दूसरी बारी पढ़ेंगे तो कुछ और छूटेगा, ठीक है। तो तीसरी बारी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपको वो गैप्स प्लग हो जाएंगे। दिस इम्यूनिटी फॉर मैरिड मैन इन लॉ प्रिवेंट्स अ वाइफ फ्रॉम फाइलिंग द केस ऑफ रेप। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कर्नाटका हाई कोर्ट की जो रूलिंग है, इट ड्रॉज अ न्यू लाइन। जस्टिस एम नागर प्रसन्ना ने की ऑर्डर ने बेसिकली एक्नॉलेज किया कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है ओके वो एज ओल्ड रिग्रेसिव जो माइंडसेट था इस प्रोविजन के बिहाइंड लाई करता है। द रूलिंग कॉल्ड ऑन लॉ मेकर्स टू हियर द वॉइसेस ऑफ साइलेंस व्हाइल होल्डिंग दैट रेप इज अ रेप। तो उन्होंने ये चीज बोली, चाहे इसमें अक्यूज्ड हस्बैंड हो चाहे वो एक कोई और इंसान हो। हाउएवर मच ऑफ द रीजनिंग इन दिस केस इज काउच्ड इन रेफरेंसेस टू द ग्रिम फैक्ट्स ऑफ द केस। द कंप्लेंट एलिजेस ए सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ द ओके। अब देखिए लेकिन इस केस में वैसे अगर सिर्फ विमेन ने फाइल किया होता तो बात अलग थी। इस केस को थोड़ा सा और कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से फेवर क्यों मिला है, क्योंकि अपने बच्चे को भी उन्होंने असॉल्ट किया था, ठीक है। तो ये केस और भी स्ट्रॉन्ग था
तो हैड इट बिन अ स्टैंड अलोन केस, हमें नहीं पता कि उनको इस तरह का सपोर्ट मिलता हाई कोर्ट और सरकार से या नहीं. सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द कर्नाटका हाई कोर्ट ऑर्डर, अभी उन्होंने स्टे लगा दिया है, पर एक डिबेट तो दोबारा रिवाइव हो गई है मैरिटल रेप पे. अब देखिए, अगर आप इस पे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, जो होती है ना कि आप कहीं चले गए, आप सीपी चले गए या आप किसी और एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में चले गए, तो आप फिर यू आस्क देम क्वेश्चंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिटल रेप और व्हाटएवर, तो बहुत सारे उसमें आपको केसेस ऐसे मिल जाएंगे. मैरिटल रेप क्या होता है? तो बकवास है, दिस इज नॉनसेंस, है ना. बिकॉज if you not indulge in a sexual act with your wife in an institution called marriage, then it is not marriage at all. तो ये कॉन्सेप्ट ही बेकार है, इट्स अ नॉन स्टार्टर. तो इसीलिए मैरिटल रेप पे अभी कितने साल लगेंगे इस पे कंसेंसस आने में, वो हमें नहीं पता, पर डिबेट तो शुरू हो गई है. बिफोर दिस रूलिंग इन 2018 द गुजरात हाई कोर्ट ऑल्सो कॉल्ड फॉर रीलुक एट द, अब ऐसे ही देखिए गुजरात हाई कोर्ट ने भी बेसिकली इसको पॉइंट किया कि इस पर एक रीलुक होना चाहिए. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक स्प्लिट वर्डिक्ट अभी रिसेंटली दी थी, मई में ही इसी साल के, कि हमें देखना चाहिए, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी रिव्यू करनी चाहिए मैरिटल रेप की. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, a two judge bench of justices, okay this is not okay. अब देखिए इसमें एक और चीज़ देखिए, पर्सनल लिबर्टी. आप ये कीवर्ड्स तो लिखेंगे अगर आप लिख रहे हैं मैरिटल रेप के बारे में, कि ये इम्पिंज करता है पर्सनल लिबर्टी के ऊपर, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अ वुमेन के ऊपर. ठीक है, द इशू इज कॉम्प्लेक्स स्पेशली सिंस द डोमिनेंट सोशल कंसेंसस ऑन द सब्जेक्ट इज शेप्ड बाय अ कंजर्वेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया. बट नाइदर सोशल मूव्स नॉर द लेटर ऑफ लॉ आर सेट इन स्टोन. ओके, पर वही बात है, देखिए चाहे कोई भी सोसाइटी हो, चाहे कोई भी सोशल नॉर्म हो, एक समय पे स्लेवरी थी तो वो भी जस्टिफाइड थी, एक समय पे वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम था तो वो भी जस्टिफाइड था. अगर आप उस समय पे पैदा हुए होते, आप होते, तो खुद को इमेजिन कीजिए, आपको इतने रेवोल्यूशनरी ना होते कि आपको उस समय सोचने का, ब्रेन को स्पेस भी नहीं मिलता. लेकिन चेंज हुआ ना, धीरे धीरे स्लेवरी चेंज हो गई, कास्ट सिस्टम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो ये भी चेंज हो जाएगा. तो ना ही पत्थर की लकीर है सोशल मूड्स, ना ही पत्थर की लकीर होती है कोई भी लॉ को भी अमेंड किया जा सकता है ना. तो ये इस तरह से लिखा गया है. द ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन इन द कोर्ट्स नीड्स टू रेजोनेट इन लेजिस्लेटिव बॉडीज. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, इसीलिए मैं ये आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, द ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन इन द कोर्ट्स नीड्स टू रेजोनेट इन लेजिस्लेटिव बॉडीज कंसिडरिंग द सोशल सेंसिटिविटीज इन द मैटर. लेजिस्लेटर्स, अभी ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट की मैं आपके साथ बात कर रही थी. देखिए क्या है कि बहुत सारा बैकलैश हम जुडिशरी के खिलाफ देखते हैं बहुत बार. पहले ऐसा नहीं है कि पहली बारी एग्जीक्यूटिव शुरू हो गया जुडिशरी के खिलाफ कुछ बोलना, पहले भी हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव देखा है एक समय पे, और हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलैश देखा है जुडिशरी के खिलाफ. ठीक है, तो लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आप बैकलैश में आ जाते हैं जुडिशरी के साथ, लेकिन अभी कोई भी जो रेवोल्यूशनरी स्टेप है, जो सोशल रिफॉर्म स्टेप है, वो लेजिस्लेचर नहीं लेता, या फिर वो एग्जीक्यूटिव कभी नहीं लेता, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो कंजर्वेटिव सेक्शन से भी आते हैं, हर सेक्शन से आते हैं, तो वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते. तो इसीलिए चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करना हो, चाहे वो अडल्ट्री पे एक बेसिकली एक डिसीजन हो, चाहे वो किसी भी तरह के पर यूसीसी, सरकार चाहती है, सरकार हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव, ये सब चाहते हैं. ये आज की बात नहीं है, मैं एक जनरलिस्टिक बात कर रही हूँ कि ये डिसीजन अच्छा है कि जुडिशरी से आ जाए, क्योंकि जुडिशरी तो लॉ ऑफ द लैंड है ना. फिर क्या है, सरकार कह दी कि ये तो जुडिशरी ने कहा है, हमें तो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा. अब हम क्या कर सकते हैं, हो गई डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी, अब तो एलजीबीटीक्यू राइट्स की बात करनी पड़ेगी. अब आप कहते रहे कॉन्जर्वेटिव लोग, हमारी कोई गलती नहीं है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जुडिशरी एंड वी आर सर्वेंट्स ऑफ, मतलब जो कहेंगे वो ठीक है, उसको हमें पालन करना पड़ेगा. तो ये अगर आप ऐसे कर रहे हैं, तो बाकी चीज का जो बैकलैश है उसका भी एक दायरा होना चाहिए. तो ये बेसिकली, लेकिन और लेजिस्लेचर ये नहीं समझता कि अगर हर रिफॉर्म जुडिशरी की तरफ से ही आएगा तो फिर जुडिशियल एक्टिविज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है, जुडिशियल ओवर रीच वर्ड यूज किया जाता है जुडिशरी के बारे में. ये सब कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं अपने स्टैटिक में. ठीक है, GS2 में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म का. तो जब लेजिस्लेचर ही तो कर सकता है ना, लॉ में अमेंडमेंट कौन करेगा? अब आईपीसी में अमेंडमेंट तो नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, है ना, तो फिर आप ही को करना पड़ेगा. आप नहीं करेंगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म आएगा. तो ये जो है ना, इसीलिए समझना पड़ेगा लेजिस्लेशन अलोन
can carefully reflect on the issue and reach a nuanced conclusion. तो मैराइटल रेप पे भी इससे पहले कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो काफ़ी अपने लिबरल आउटलुक के लिए जाने जाते हैं, जो सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में भी उन्होंने नोटिस इशू किया है अभी सरकार को, तो इससे पहले कि वो इसके बारे में बात करना शुरू हो, जो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, तो सरकार शुड ऑल्सो स्टेप इन टू इट कि हम वी आर लुकिंग इन टू इट, या जो भी होगा एक्चुअल जो रिफॉर्म है वो आएगा तो लेजिस्लेशन की तरफ से ही. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. अब ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा जो मैंने लास्ट में कहा है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है हम इसमें भी डिस्कस करेंगे उसी पॉइंट को. ठीक है, वो एक पॉइंट है जो आप जरूर लिखिए अपने किसी भी आंसर को नुआंस्ड बनाने के लिए. ठीक है, द लास्ट डिफेंडर, ऑफ कोर्स लास्ट डिफेंडर से ही, हेडलाइन से, आर्टिकल्स के टाइटल से आपको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के बारे में बेसिकली होने वाला है. अभी देखिए मैं आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड देती हूँ कि हम इस आर्टिकल को किन लेंसेज से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी आर्टिकल का, किसी भी एडिटोरियल का कोई टॉपिक नहीं दिखा होता कि आपके लिए यूपीएससी में क्यों इंपॉर्टेंट है, और आप उसको बस पढ़ के छोड़ देते हैं. आपको ज्ञान बहुत मिल जाएगा, लेकिन आपकी क्या यूटिलिटी है ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि एमजैक आपको प्रिपेयर करना है. सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम में क्या नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये सब कुछ क्या है, सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अगर क्वेश्चन ये आ गया कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को बार बार जो जुडिशरी कहती है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करना चाहिए, इन दोनों विंग्स को, तो अकाउंटेबिलिटी तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी लैक करती है ना, तो उनको भी वो करना चाहिए. तो अकाउंटेबिलिटी से क्या आता है, एनजैक आता है, आपको उसके बारे में लिखना है. ठीक है, तो एनजैक आप प्रिपेयर करेंगे. दूसरा जो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, वो है पेंडेंसी ऑफ केसेस. पेंडेंसी ऑफ केसेस पे अगर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है GS2 में कि उसके लिए क्या कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. वेकेशन कम कर दीजिए सरकार कहती है. अपॉइंटमेंट सिस्टम जब तक सही नहीं होता तब तक पेंडेंसी ऑफ केसेस कम नहीं हो सकते. 5 करोड़ केसेस हैं, ये सब कुछ हम देख चुके हैं बहुत डिटेल में. लेकिन एक क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव इज अ थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. डू यू अग्री विद दैट, है ना? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो फिर आप क्या लिखेंगे? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल रेलेवेंट है, प्रोमिनेंट है. क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जो हम एक टसल छिड़ गई है. लॉ मिनिस्टर रिजिजू कुछ और कहते हैं, फिर एक रिप्लाई में जस्टिस किशन कौल जो कोलिजियम के एक पार्ट हैं वो कहते हैं, फिर जस्टिस फिर लॉ मिनिस्टर रिजिजू कहते हैं कि वेकेशन कम कर दीजिए. तो उसी के एक दिन बाद जस्टिस GY चंद्रचूड़ कहते हैं कि नहीं, विंटर वेकेशन तो होगी. ठीक है, क्योंकि हमने सारे केसेस डिस्पोज कर दिए जो हमारे टारगेट थे उससे भी ज़्यादा कर दिए विंटर वेकेशन से पहले. फिर लॉ मिनिस्टर रिजिजू कुछ और कहते हैं कि बेल का आप क्या कीजिए कि बेल सुनना बंद कर दीजिए. बेल पिटिशन क्यों सुनते हैं बेफालतू, इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं बेल पिटिशन सुन के. फिर अगले दिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ कहते हैं कि अरे हम तो बैठे ही बेल पिटिशन को एक्चुअली में सुनने के लिए हैं, क्योंकि व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टीज. यही है ना, यही आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भी था. हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल, लास्ट प्रोटेक्टर ऑफ गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? उसका आंसर था सुप्रीम कोर्ट. ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का आपके. ओके, तो अगर फिर जस्टिस GY चंद्रचूड़ कहते हैं नहीं, ये तो हमारी प्रायोरिटी है बेल. तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि टसल क्या छिड़ गया, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी. तो अगर क्वेश्चन ये आता है दैट अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव, अ मेजॉरिटेरियन एग्जीक्यूटिव इज अ थ्रेट टू जुडिशरी, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? ठीक है, तो ये यहाँ से हमें थोड़ा सा मैटर मिलेगा. इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं. सबसे पहले तो अगर मैं 1-2 कीवर्ड्स बताऊं जो आपको लिखने ही लिखने हैं, उसमें आप सेपरेशन ऑफ पावर्स लिखिए, है ना. सेपरेशन ऑफ पावर्स यही है, चेक्स एंड बैलेंसेस लिखिए. ये सारी चीजें, ये वर्ड्स हैं जो द एग्जामिनर वुड एक्चुअली सर्च फॉर दीज वर्ड्स इन योर आर्टिकल और इन योर आंसर बेसिकली. ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. दिस आर्टिकल ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है प्रेजेंट गवर्नमेंट के, लेकिन हम इसको जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं चीजें थोड़ी सी पॉलिटिकल है और मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया है. लेकिन जो यहाँ से केवल आपके GS2 के लिए ही मैटर नहीं मिलेगा, बल्कि आपके एसए के लिए भी मैटर मिलेगा. क्योंकि एसए में भी अगर एक क्वेश्चन ये आता है कि सोशल फैब्रिक थोड़ा सा डिसरप्ट होता दिख रहा है, बॉयकॉट कल्चर है, ये सब वगैरह. बॉयकॉट कल्चर पे अगर आप टेस्ट सीरीज लिखते हैं ना, तो एक ऐसे ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में आपको ये मिलेगा ये टॉपिक के बॉयकॉट कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे. क्योंकि बॉयकॉट दिस, बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट दिस, हर चीज़ है. बॉयकॉट कोहिनूर, नहीं क्या था अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर कोई बॉयकॉट तनिष्क, है ना. तो ये सारे बॉयकॉट कल्चर की बहुत सारी चीज़ें हैं. तो प्रिपेयर समथिंग ऑन इट. ओके, देखिए अगर आप बिल्कुल ही बुक वॉर्म है ना, तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल सोशली अवेयर होंगे नहीं, न्यूज़पेपर्स आप पढ़ेंगे नहीं,
कुछ आपको पता नहीं है, सोशल मीडिया से आप तो बिल्कुल ही अलग हैं, और आपको वैसे पब्लिक डोमेन में आप डिबेट भी नहीं करते, तो फिर आप कहाँ से, फिर इंटरव्यू में क्या आप बोल के आएंगे? तो ये इतने तरह के बुकवर्म लोग नहीं चाहिए यूपीएससी हो, ठीक है? तो थोड़ा इस तरह के नैरेटिव्स को भी पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है? The controversy over the appointment of judges to the Supreme Court and High Court is not as straightforward as it appears. तो जो दुष्यंत दवे हैं, बहुत ही सीनियर एडवोकेट है, इनका ये कहना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट को लेके जो कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, वो इतनी सीधी नहीं है जितनी लग रही है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव ये चाहता है कि वो कंप्लीट कंट्रोल ले ले लास्ट बैस्टियन ऑफ डेमोक्रेसी का, वो है जुडिशरी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव उनका है, पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी है, तो सब कुछ उन्हीं के पास है। ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है, तो सब कुछ उनका है, बस अब जुडिशरी रह गई है। अभी तक तो जुडिशरी सही चल रही थी, ऐसा दुष्यंत दवे कहते हैं, पर अभी जुडिशरी सरकार के बहुत खिलाफ कहीं कहीं चीजें कर देती है, तो इसीलिए वी सॉर्ट ऑफ हैव टू कंट्रोल इट, है ना? तो अब ये चीज मैंने क्यों हाईलाइटेड में मार्क की है, क्योंकि कमिटेड जुडिशरी का भी एक क्वेश्चन एज फार एज आई रिमेम्बर 2021 के प्रीलिम्स के पेपर में है। अब कमिटेड जुडिशरी में कहीं लोग पता नहीं क्या मार्क करके आए थे कि कमिटेड जुडिशरी तो बहुत अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। एक ऑप्शन कुछ ऐसा था ना जो उसको पॉजिटिव लाइट में प्रेजेंट कर रहा था। नो, कमिटेड जुडिशरी इज एब्सोल्युटली अ हॉरिबल थिंग, इट शुड नॉट बी सो। कमिटेड जुडिशरी, इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे ये टर्म इमर्ज हुई थी, उन्होंने कहा था वी वांट कमिटेड जुडिशरी, जो पार्लियामेंट करता है, जो सरकार करती है, उसमें अड़ंगे ना डालें, ठीक है? ये केशवानंद भारती केस के टाइम की बात है, ठीक है? तो कमिटेड जुडिशरी इज अ हॉरिबल थिंग टू हैपन टू इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, तो कमिटेड जुडिशरी का एक रखी जा रही है उम्मीद प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव द्वारा, ये इनका कहना है। अंडर द भारतीय जनता पार्टी द एग्जीक्यूटिव इज ऑल परवेसिव विद कांस्टेंट अटैक्स ऑन ऑपोजिशन पार्टीज। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है? तो अगर आप देखिए, अगर इसी तरह का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था आता है, तो आप थोड़ा ब्रीफ, पता है कहाँ से शुरू कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के, डिसेंट को कर्ब करना, यूएपीए, इन तरह का जो हम एलिजिड मिसयूज देख रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ, ये वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पर एक कमिटेड जुडिशरी को भी हम का डिमांड भी देख रहे हैं एक मेजोरिटेरियन एग्जीक्यूटिव द्वारा। अब इसको थोड़ा सा मेलोडाइन कर देना, ये टोन थोड़ी सी शायद हार्श हो, अपने हिसाब से आप थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है? बाय कपलिंग डेनिग्रेटिंग वर्ड्स विद द स्किलफुल यूज ऑफ investigative agencies like the CBI, ED, etc., the executive seeks to place itself on a higher moral ground. Parliament is used to project the ruling party's ideology and actions. Real issues affecting the common man and the nation are debated. Okay, तो अब वही यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई है। ओके, डिबेट होती नहीं है असली मुद्दों पे, और उसको बिना ऑर्डिनेंस रूट चला दिया जाता है या एंड में पास कर दिया जाता है कैसे भी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक और क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है इस साल के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है द रोल ऑफ पीएमओ, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है? कि क्या वो एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अब ये स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी जो कॉन्सेप्ट है वो इंदिरा गांधी जी के टाइम से ही आया था, ठीक है? तो उसमें भी आपको लिखना है कि जब एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सबसे पहले तो इतनी टावरिंग पर्सनालिटी जब एक प्राइम मिनिस्टर की होगी, तो फिर आप जो आपका कैबिनेट है आप उसको इक्लिप्स कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं आप, कैबिनेट में और भी तो मेंबर्स हैं ना, असली जो न्यूक्लियस है सरकार का, या फिर सरकार की डेमोक्रेसी जो उनको फुलफिल करनी है, वो क्या होता है? ये पढ़ते हैं ना सारे आप टर्म्स अपने लक्ष्मीकांत में, है ना, कि व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ गवर्नमेंट? इट इज द कैबिनेट। कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो एक्चुअल में डिसाइड करेंगे कि क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए सरकार की, पर कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं जब आप उनकी सुनेंगे ही नहीं, और सब कुछ प्राइम मिनिस्टर जब डिसाइड कर रहे हैं, तो यू इक्लिप्स द कैबिनेट, ये यहाँ पे लिखा है। ओके, एंड इट्स, अब देखिए अगर मैं एक दो आपको डिसएडवांटेज भी बता देती हूँ, आप इसमें मैटर सर्च करिए, बहुत इजीली अवेलेबल है। पीएमओ के, अच्छे पीएमओ, स्ट्रॉन्ग पीएमओ के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि इमरजेंसी में आप बहुत इजीली बहुत जल्दी एक्शन ले पाते हैं, तो वहाँ पे आप स्पॉन्टेनिटी देखते हैं, क्विक रिजल्ट्स देखते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें, कई जगहों पे सेंट्रलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें जब फैक्शनलिज्म है बहुत ज़्यादा, इस तरह का जो सोसाइटी बैकलैश है उसको कम करने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग पीएमओ चाहिए। कुछ कुछ मैटर है जो आप पढ़ सकते हैं, आप इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, डू नॉट वरी। ओके, एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्रिटिकल अपॉइंटमेंट दैट इज बिंग मेड अपेयर्स टू सूट द एग्जीक्यूटिव। तो इन्होंने बोला है कि एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करते हैं, ईडी का उनको जो हेड को एक और एक्सटेंशन दी गई है उनके टर्म में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो ये सारी चीज़ें तो हम देख रहे हैं, ठीक है?
अटैक्स ऑन क्रिटिक सिंपली ऑन अकाउंट ऑफ ट्वीट्स। तो जो हम क्रिटिक हैं सरकार के, एग्जीक्यूटिव के, जस्ट बिकॉज उन्होंने कोई ट्वीट किया है, कोई आर्टिकल लिखा है, यूट्यूब की वीडियो टेक डाउन कर देना, या फिर ट्वीट के बेसिस पे ट्रेस करवा के उनका अकाउंट डिसेबल करवा देना, या फिर उनके ट्वीट के बेसिस पे अरेस्ट करवाना जो डिसेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ठीक है, हमारे नेशन में ये सब कुछ हम उभरते देख रहे हैं। और ये पॉइंट आप बिल्कुल लिख सकते हैं अपने एसेज में। ठीक है, दिस वुड रिफ्लेक्ट कि आप सच में एक अवेयर इंसान है, आपको पता है अच्छा ट्विटर पे बॉयकॉट कल्चर भी चलता है। तो ये जो फिल्म्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाता। तो अभी पठान इसमें लेटेस्ट टारगेट है, पठान मूवी, बेशरम रंग इज द सॉन्ग। ओके, यू वुडंट मेंशन ऑफ कोर्स दिस वन। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, द प्रिवेंशन ऑफ 2 यंग एक्टर्स फ्रॉम, अब देखिए आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की यहाँ पे बात की जा रही है। इफ यू वांट टू अवॉइड द नेम्स, तो आप बिल्कुल प्रिवेंशन ऑफ 2 यंग एक्टर्स ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो उनको बेसिकली प्रिवेंट किया गया था महाकालेश्वर जो मंदिर है उज्जैन में, उनमें वो प्रेयर्स ऑफर करना चाहते थे, पर जो बजरंग दल के एक्टिविस्ट हैं उन्होंने उनको रोक दिया था, नहीं जाने दिया था, उनकी सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो गया था, फिर उन्हें वापस जाना पड़ गया था, वो नहीं प्रे कर पाए थे वहाँ पे। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि रणबीर कपूर ने 2011 में एक स्टेटमेंट दी थी बीफ के ऊपर कि चॉइस है ना, ऐसा कुछ। तो नॉनदलेस लेकिन ऐसा हुआ था, बस एक एग्जाम्पल है ये आपके लिए। आफ्टर अ वर्चुअल फ्री रन अंडर अ सीरीज ऑफ चीफ जस्टिस, जो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तक ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं, अगेन आई वुड रिक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम हियर, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं कि जो ऐसे बोबड़े हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनसे पहले रंजन गोगोई है ना, तो ये कुछ जो सीरीज ऑफ चीफ जस्टिस हमने देखे, वो एग्जीक्यूटिव वाज क्वाइट कंफर्टेबल विद देम, तो क्योंकि कोई केस उनके खिलाफ नहीं हो रहा था, तो ये सब कुछ वगैरह हुआ। पर अभी क्या है, रिसेंट जो चीफ जस्टिस आए, एन वी रमना सबसे पहले तो, है ना, फिर उसके बाद यू ललित, फिर उसके बाद अभी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, हु इज नोन फॉर हिज है ना fearlessness। तो अभी इसीलिए द executive is seen to be pushing back। okay, the executive wants a committed judiciary, तो इसीलिए basically जो resilience और pushback हमें judiciary से देख रहे हैं, वो executive को नहीं अच्छा लग रहा। The judgments and orders have been passed to protect the civil liberties and fundamental rights of citizens. All these may have upset those in power. Thus the not so wheeled attacks by the law minister fall। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन निकल आ रहे हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। स्ट्रॉन्ग पीएमओ पे आप मैटर प्रिपेयर कीजिए। आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के आपका GS2 का पेपर निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये जो बात बोली जाती है कि जिसका प्रेलिम्स है, प्रेलिम्स की प्रेपरेशन ठीक है, प्रीलिम्स इज स्टिल मैनेजेबल, बट मेंस इज द रियल थिंग, इट्स द रियल बैटल। ओके, तो वो अगर आप समझ रहे हैं कि वो सिर्फ लक्ष्मीकांत मत पढ़िए, वो चल जाएगा, क्योंकि वो तो आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे ही उसको करके, है ना, तो वो तो आपका हो ही गया। आर्टिकल लिख लीजिए, याद कीजिए। पर ये कुछ अलग टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इसके बिना नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो मिलता है कि क्वेश्चन ये है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, वो जैसे ही उनकी फर्स्ट एड्रेस उन्होंने दिया राज्यसभा को, तो उन्होंने अपने फर्स्ट एड्रेस में ही बोला कि मैं पार्लियामेंट को अर्ज करता हूँ कि वो एनजैक को दोबारा से कंसिडर करना शुरू करें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को। तो क्या ये हो सकता था? क्या कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट? और फिर सोनिया गांधी जो ऑपोजिशन है, उन्होंने ये बोला कि एक इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से इस तरह की वो आना स्टेटमेंट, क्या वो सही थी? तो फिर ये जो हमने बैकलैश देखा, तो ये सारी चीज़ें हैं। गवर्नर में जो अभी हमने केरला में देखा कि उन्होंने बोला, गवर्नर ने, कि मैं विड्रॉ कर लूँगा अपना प्लेजर मिनिस्टर से। तो क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली अवेलेबल भी है इस तरह का कोई प्रोविजन? बात ये है, पॉइंट ये है। ठीक है, सही गलत वो बात की बात है। एनजैक अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, इसमें किसी को भी डाउट नहीं है, बिल्कुल आनी चाहिए। पर क्या वीपी कर सकते हैं, बोल सकते हैं इस बारे में कि नहीं, अर्ज कर सकते हैं, या फिर I hope you're understanding things. They need to be reminded of Article 141 and 144 of the Constitution, which में अब ये जो आर्टिकल्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को लॉ ऑफ द लैंड बना देती हैं। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, एज अ रिस्पेक्टेड लॉयर आर कॉल के ओके फॉल इन लाइन और वी विल टेक अवे योर पावर्स टू, अगर आप हमारे इफ़ यू डोंट फॉल इन लाइन तो हम आपकी पावर्स दे देंगे अपॉइंट करने की या ट्रांसफर करने की जजेस को। ओके, तो ये जो दुष्यंत दवे हैं, ये एक टाइम पे बहुत ही ओपन क्रिटिक हुआ करते थे कोलिजियम सिस्टम के, अभी भी हैं। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा लिखा है कोलिजियम सिस्टम के बारे में, है ना। और ये चीज़
बट दैट वॉज इन 2015। तो ये लेकिन उन्होंने कहा है वो 2015 की बात है। अब मैंने सरकार को देख लिया है इतने सालों में, और मैं कन्विंस्ड हूँ कि जो एग्जीक्यूटिव है वो बिल्कुल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपॉइंट करना शुरू कर देगी जजेस को हायर जुडिशरी में, और वो डिजास्ट्रस और सब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट्स करेंगी। तो इसीलिए ये एक डेथ नेल की तरह होगा डेमोक्रेसी के लिए भारत की। सिटीजन्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज विल बी jeopardized. The executive has crippled the judiciary by not providing the much needed funds for large scale. अब देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पे, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये सब लिखेंगे। जो डिबेट छिड़ गई हैं वो भी मेंशन करेंगे। क्या आर्टिकल 141 144 कहता है, ये भी आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप और भी ये थोड़ा सा आगे जा सकते हैं कंट्रोवर्सीज से, कि जुडिशरी इज लैकिंग ऑन फंड्स, उन पास फंड्स नहीं है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, है ना। सफिशिएंट मैन पावर नहीं है, स्टाफ प्रॉपर नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि वॉशरूम्स सेपरेट नहीं है सबऑर्डिनेट जुडिशरी में फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो विमेन और मैन के लिए, तो इसीलिए विमेन जजेस वहाँ पे कम है, या मैन पावर कम है विमेन, तो वो तो होगा ही ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं है। To top it all, the high pendency of cases in courts is also on somewhat on। अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने ये चीज़ बोली कि बहुत सारे ड्यूटी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ठीक है जी, बिल्कुल अपॉइंटमेंट में देरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर बात ये है ना कि अपॉइंटमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन कोलिजियम द्वारा भेजी जा रही है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो उस पे इट इज सिटिंग ऑन द फाइल्स, ऐसा जस्टिस किशन कौल ने कहा। वो ना हाँ करते हैं ना करते हैं, फिर इतने महीनों बाद ना करके भेज देते हैं। ये चीज़ ठीक है। रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर बेसिक फीचर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक और कीवर्ड आपको जो यहाँ से मिलता है, आप हर जगह लिख सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो केशवानंद भारती केस में बेसिकली डेवलप किया गया था ये मैकेनिज्म, ठीक है। तो आप बेसिक फीचर भी लिख सकते हैं, ठीक है। द टू आर डीपली कनेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स वर्क क्वाइट क्लियर इन देयर रिजॉल्व कि कोई भी एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं आना चाहिए जो इन्फ्लुएंस करे जजेस को भी, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि हम G20 प्रेसिडेंसी को अज्यूम कर चुके हैं, एक साल तक कोई ना कोई प्रोग्राम भारत में चलता ही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये प्रेजेंट करें, एग्जिबिट करें कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक वाइब्रेंट और फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। तो उसके लिए ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये जो इतनी इसको मेंटेन करना चाहिए। ये जो टसल छिड़ गई है, इट डजंट स्पीक नाइस ऑफ इंडिया, ये कह रहे हैं दुष्यंत दवे। अगर आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी रिसेंटली जब सेशन शुरू ही होने वाला था, विंटर सेशन, तो उन्होंने कॉल अपॉन किया था हर पॉलिटिकल पार्टी को कि हम G20 की प्रेसिडेंसी अज्यूम कर चुके हैं। तो आप जो पहली बारी जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, है ना, लेजिस्लेटर्स, उनको प्लीज़ समय दीजिएगा अपनी बात बोलने के लिए, और प्लीज़ वॉक आउट, और ये जो इतनी सारी आप डिसरप्ट करते हैं, डिसरप्शन होती है, उसको मत कीजिएगा, क्योंकि ये गलत इमेज प्रेजेंट करता है G20 के बाकी मेंबर्स को। तो वैसे ही ये भी एक गलत इमेज प्रेजेंट कर सकता है। Okay, as the US President Andrew Jackson once said, all the rights secured to the citizens under the Constitution are worth nothing and a mere bubble except guaranteed to them by an independent and virtuous judiciary। तो आपको एक और यहाँ से आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ठीक है, आप चाइना देखिए ना, चाइना में वो हर राइट है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप कहेंगे भारत बेकार देश है, भारत तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, असली डेमोक्रेसी तो चाइना है। अगर आप उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, राइट टू लेजर, राइट टू दिस, राइट टू दैट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू दिस लिबर्टी, ये लिबर्टी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, हर राइट है उनके यहाँ, लेकिन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है वहाँ पे। तो अगर वो राइट ब्रीच किया किसी ने, तो उसको आप वो नहीं करवा सकते, वो फंडामेंटल राइट को आप जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते वहाँ की सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट से। तो फिर फायदा क्या है? वो तो पेपर पे ही रह गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि आर्टिकल 32 जब अगर संविधान में लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली एंटेल करता है स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, ठीक है। देयर इज अ हेवी बर्डन ऑन द कोलिजियम टू बिल्ड सच अ जुडिशरी। इट्स फंक्शनिंग सो फार हैज बीन अ मिक्स्ड बैग। देखिए ऐसा नहीं है कि जुडिशरी भी बहुत ही अच्छा एक पास्ट कैरी करती है और हर समय जुडिशरी में बहुत ही बेहतरीन सारे वर्डिक्स दिए, ऐसा नहीं है। कोई भी वो एकदम परफेक्ट हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसे ही जुडिशरी का खुद का जो पास्ट है, खुद का जो फंक्शनिंग है, वो मिक्स्ड बैग की तरह है। कुछ अच्छे डिसीजंस, कुछ सही नहीं डिसीजंस जो बाद में रिव्यू किए जाएंगे, रिव्यू हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है वैसे तो आपके जुडिशरी में कि दैट द
जुडिशरीज फंक्शनिंग हैज़ बीन अ मिक्स्ड बैग, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे। AK गोपालन केस लिखेंगे, जो हमने विजन IAS की मैगजीन में डिस्कस किया कि कैसे AK गोपालन केस में हम थोड़ा सा चूक गए, कैसे हम इमरजेंसी के टाइम पे हमारी सुप्रीम कोर्ट चूक गई अपने फंडामेंटल राइट्स की गारंटियर की तरह, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। पुतिन सेज रशिया इज रेडी टू नेगोशिएट ओवर यूक्रेन क्राइसिस, बट ऑफ कोर्स पुतिन तो पहले भी कह चुके हैं, पर यूएस का ये कहना है कि बाइडन भी तैयार है, पर बाइडन तब तैयार है जब पुतिन सीरियस हो। सीरियसनेस हमें नहीं दिखती। वो 36 उनकी कंडीशनैलिटीज हैं कि ये कर दो, ये पूरा कर दो, तो इसके साथ थोड़ा नेगोशिएशन हो सकती है। पर देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है दैट आई एम कम्प्लीटली रेडी, हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं हर एक पार्टी के साथ जो इस वॉर में इन्वॉल्व है। अब हर एक पार्टी में कौन कौन आता है? वेस्ट आती हैं, वेस्टर्न सारी कंट्रीज, यूक्रेन, यूके सब आ गया इसमें, और साथ ही में यूएस, ये सारी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है। Okay, Russia's February 24 invasion of Ukraine has triggered the most deadly conflict in Europe since Second World War. ये बिल्कुल सच है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1962 की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद मॉस्को और वेस्ट के बीच में सबसे बड़ा कॉन्फ्रंटेशन है। लेकिन अभी तक हमें नहीं पता है इस वॉर का एंड क्या है। तो ये बेसिकली पुतिन ने बोला है कि हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, और हम नहीं है, वी आर नॉट द वंस हु आर एक्चुअली रिफ्यूजिंग टू नेगोशिएट। तो मतलब इन्होंने क्या कह दिया है कि अभी तक नेगोशिएशन होगी, वॉर खत्म भी हो जाती, हमने तो कभी मना ही नहीं किया। तो नेगोशिएट नहीं जो कर रहा वो यूक्रेन और वेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने कही है। 4 फॉरेन NGOs टू स्टॉप वर्क इन अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान बैन ऑन विमेन स्टाफ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिकली तालिबान ने अभी क्या डिसीजन निकाला था परसों कि कोई भी NGO जो है वो विमेन एम्प्लॉय कर रहा है, तो हम अब से अलाउ नहीं करते कि कोई भी NGO विमेन एम्प्लॉय कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हमने ये देखा है कि विमेन जो NGOs में काम करती हैं वो प्रॉपर हिजाब नहीं करती, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये हुआ है। तो अभी क्या हुआ है कि 4 मेजर इंटरनेशनल एड ग्रुप्स ने सस्पेंड कर दिया है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम अफगानिस्तान में काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मतलब हमें डेडिकेटेड विमेन स्टाफ चाहिए ही। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई NGO है जो विमेन के लिए ही काम कर रहा है, ठीक है, तो जब तक हम विमेन को ही नहीं भेजेंगे, विमेन को एक्सेस करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनकी डिमांड समझने के लिए, नीड समझने के लिए, तो कहाँ से काम होगा। सो दे हैव सस्पेंडेड देयर ऑपरेशन इन अफगानिस्तान। ओके, ऑल राइट। Sania Mirza of UP on the flight path to be India's first Muslim women fighter pilot. तो देखिए, आप minorities के बारे में पढ़ते हैं, since a lot of minority issues have come up in the recent past, है ना। in the recent, when I say in the recent past, of course in the last 2-3 years, a lot about minorities, बहुत सारी जो सोशल फैब्रिक में, सोसाइटी में दिक्कतें हैं, बॉयकॉट कल्चर, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हुई हैं। और साथ ही में, लेकिन दिक्कतों को अगर हम साइड पे रखें, तो माइनॉरिटी का जो कास्ट सेंसस में या बाकी जो सेंसस होता है उसमें डेटा निकलता है कि कितनी परसेंट कितनी माइनॉरिटी है, और उनका क्या स्टेटस है, इन द सेंस इकोनॉमिक स्टेटस, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनों ने ग्रेजुएट किया है ना। तो वैसे ही जो मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटी, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है भारत की, तो एक कमेटी है, सच्चर कमेटी, ठीक है, उनका ये कहना है, आप जानते होंगे ये सबको, तो आप पढ़ते ही हैं। सच्चर कमेटी का ये कहना है कि मुस्लिम्स में बहुत ही अंडर ग्रेजुएशन एक तो बहुत कम है, फिर जो अंडर ग्रेजुएट हो जाते हैं उसमें से बहुत ही कम पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। बहुत सारा पॉपुलेशन ऐसा है, बहुत सारा परसेंटेज जो बहुत जल्दी ड्रॉप आउट कर जाता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं सच्चर कमेटी ने बताया। तो इसीलिए बहुत प्रमोट करने की ज़रूरत है मुस्लिम एडुकेशन को, और बहुत सारी ऐसी उन्होंने चीज़ें बोली। ये GS1 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GS1 में आप ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी के वेक में हम देख रहे हैं कि जो सान्या मिर्ज़ा है, वो एक टीवी मैकेनिक की डॉटर हैं। वो बेसिकली शी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट मुस्लिम विमेन फाइटर पायलट। अभी शी इज सेट टू, ऐसा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ गया, शी इज बिकम, है ना, ऐसा नहीं है। अभी इनको सारे अपने कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ेंगे। फिर IAF ने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इशू की, जी हाँ बिल्कुल बनेगी, बन सकती है, पर अपने मेरिट को भी तो प्रूव करना पड़ेगा इनको, एप्टीट्यूड को प्रूव करना पड़ेगा, है ना। जो जितने भी पेपर्स होंगे, 4 साल लगेंगे अभी इनको एक प्रॉपर। लेकिन आपके लिए एग्जाम्पल तो अच्छा ही है, आप ऐसे में लिखे, आप एथिक्स में लिखे, आप GS1 में आता है तो यू मेंशन इट देयर, ओके।
CPCB report shows fewer polluted river stretches, but worst ones remain unchanged. तो यहाँ पे क्या लिखा है? The number of polluted stretches. अब ये कुछ डेटा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अब आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी बता देती हूँ. एक तो नमामि गंगे आप पढ़ते हैं, इस तरह के आप प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्स के लिए जो प्रोग्राम्स हैं वो पढ़ते हैं. रिसेंटली हमने एक डेटा डिस्कस किया था जिसमें ये लिखा था कि ग्राउंड वाटर जो डिप्लीशन है उसमें भी हम सुधार देख रहे हैं भारत में. तो उसी के चलते अब एक और अगर हमने सुधार देखा है तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. ऑल्दो ऊपर से सुधार दिख रहा है पर अगर हम इसको थोड़ा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे तो उतना कुछ हुआ नहीं है. तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. तो जो नंबर ऑफ पोल्यूटेड स्ट्रेचेज हैं इंडियन रिवर्स के वो फॉल हो गए हैं 351 से 311, यानी कि 2018 में 351 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस थे, अभी 311 हैं 2022 में. तो मतलब एक सुधार देखा है लेकिन नॉट सो गुड. अब देखते हैं यहाँ पे क्यों नॉट सो गुड. सबसे पहले तो एक रिवर स्ट्रेच क्या होता है? रिवर स्ट्रेच, आई होप इट वाज रिटन समवेयर हियर ओनली. जब दो या दो से ज़्यादा पोल्यूटेड लोकेशंस होती हैं एक रिवर में, ठीक है, एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में, तो उसे हम एक पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच बोल देते हैं. तो एक पोल्यूटेड रिवर यूनिट क्या होती है पहले तो हम ये देख लेते हैं, जिसमें बायोलॉजिकली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बीओडी जिसे आप कहते हैं, उसमें 3 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज़्यादा होगा तो वो एक पोल्यूटेड लोकेशन है. तो जब दो से ज़्यादा पोल्यूटेड लोकेशन एक रिवर में होती है वो एक पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच बन जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, बीओडी लेस देन 3 वाला जो काउंट है उससे अगर 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो इट इज़ फिट फॉर आउटडोर बाथिंग. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. तो मैं आपको ब्रीफली अगर बताऊं, ये डेटा वैसे तो आप अपने इन्वायरमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे विजन आईएएस के. तो हुआ क्या है, प्रायोरिटी 1 जो सबसे ज़्यादा जिसमें 30 मिलीग्राम से ज़्यादा वाला पोल्यूशन है वो प्रायोरिटी 1 रिवर स्ट्रेचेस होते हैं. ठीक है, फिर प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 ऐसा होता है. तो मोस्टली जो हमने इम्प्रूवमेंट देखी है वो प्रायोरिटी 1 वाले में नहीं देखी. प्रायोरिटी 1 वाले 2 में आ गए हैं, मतलब कम पोल्यूटेड हो गए, ऐसा नहीं देखा हमने. सबसे नीचे वाले हमने 4 से 5 में जाते देखा है. तो ये चीज़, तो इसीलिए बेसिकली पता चलता है कि हमें और इंटरवेंशन की ज़रूरत है. बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है वो तो आपको पता ही है, ये आप अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं कि कितने ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो वही लेंगे ना जो बाकी इस तरह के पैथोजेंस होते हैं. ओके, CAG detects discrepancies in Assam NRC exercise, suggests action against Hajela Wipro. तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं. हमने रिसेंटली बहुत सारी रिपोर्ट्स डिस्कस भी की हैं, तो हम इनकी एक और रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एनआरसी पे बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती है आए दिन. तो जो असम की एनआरसी अपडेट किया गया जब, तो उसमें हमने कुछ डिस्क्रिपेंसी देखी है. सबसे पहली डिस्क्रिपेंसी ये देखी है तो यहाँ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी एक्सरसाइज began after bureaucrat Pratik Hajela was appointed the state coordinator in October 2013. तो ये जो CAG रिपोर्ट एंडिंग, ओके, तो बेसिकली क्या हुआ है, जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया गया कलेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए सारे डेटा को, क्योंकि क्या हुआ था ये बात तो आपको पता है, 3.3 करोड़ एप्लीकेंट्स में से 19.06 लाख पीपल दे वर एक्सक्लूडेड है ना. तो इतना बड़ा रिस्क है सिटीजनशिप का, है ना, बहुत सारी दिक्कतें हैं. तो जो सॉफ्टवेयर डाले गए, ऐड किए गए, वो सॉफ्टवेयर एक तो रिलायबल नहीं थे, सिक्योर नहीं थे, इस पे कुछ पता ही नहीं था कहाँ से लिए गए, है ना, ये सॉफ्टवेयर, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है क्या, फेवरेटिज्म हुआ क्या, ब्राइबरी हुई क्या, हुआ एग्जैक्टली, है ना. तो इन सारी चीज़ों की वजह से हैफेज़ाइड मैनर में स्कोर सॉफ्टवेयर में इस तरह की 215 सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ को ऐड ऑन किया गया था. ठीक है, साथ ही में क्या हुआ, एनआरसी बहुत कम अमाउंट में की जा सकती थी. प्रोजेक्टेड कॉस्ट थी एनआरसी की 288 करोड़. ठीक है, लेकिन लगा कितना, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा, 1600 करोड़ के करीब लगा. तो ऐसा क्यों हुआ, आप देखिए कितना बड़ा कॉस्ट ओवररन है ये, क्योंकि आपने अननेसेसरी डिले किया. ऐसा ही डिफेंस में होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में होता है, चाहे वो ब्रिज बन रहा है, चाहे वो हाईवे बन रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट बन रहा है, आप जितना डिले करेंगे, ऑफ कोर्स जो मटेरियल, रॉ मटेरियल आज आपको घर बनाने के लिए अपना चाहिए, वो अगर आप और डिले करते हैं, 2-3 साल बाद बनाते हो, वो सब मटेरियल महंगा हो जाएगा. तो वैसे हर चीज़ महंगी हो जाती है, टेक्नोलॉजी महंगी हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पैसा और लगेगा, तो वही हुआ. ठीक है, तो ये भी CAG ने, तो मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं थी यहाँ पे बिल्कुल भी. ठीक है, और साथ ही में कॉस्ट एफिशिएंसी की अगर, ये तो हमने बात कर ली.
और जो विप्रो है, यहाँ पे विप्रो पे भी बोला गया है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस जो उन्होंने अपने देनी चाहिए थी वो वेजेस नहीं दी हैं अपनी ऑपरेटर्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, इसीलिए विप्रो और हजेला के खिलाफ बेसिकली केस फाइलिंग की बात की गई है। ओके, तो इफ से अ क्वेश्चन इस तरह का कोई आता है तो राइट इट। जस्टिस डिपार्टमेंट सेज रेजिंग जजेस रिटायरमेंट एज में बेनिफिट नॉन परफॉर्मर्स। तो बेसिकली क्या लिखा है यहाँ पे, जस्टिस एक पेंडेंसी ऑफ केसेस में ये भी सजेशन आई थी, आपको याद होगा कि रिटायरमेंट एज को क्या करिए। इस पे जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपना आंसर दिया है। रिटायरमेंट एज को आप अगर फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स है, हाई कोर्ट में 62 ईयर्स है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये ना पेंडेंसी ऑफ केसेस कम करने हैं, तो ये जो रिटायरिंग जजेस हैं उनको थोड़ा और टाइम दे देंगे और फिर उनको पेंडेंसी ऑफ केसेस कम कर सकते हैं वो अपने जजेस डिस्पोज करके। लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट का ये कहना है जो ढंग से काम नहीं करते, जो नॉन परफॉर्मर्स हैं, ओके, उनको फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि साथ ही में उनको सैलरी आती रहेगी, काम वो करते नहीं है, इनका ये कहना है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए रिटायरमेंट एज बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। और साथ ही साथ में और क्या होगा, जस्टिस डिपार्टमेंट का ये कहना है, फिर ऐसी डिमांड हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आने लगेगी, कास्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा एक, है ना। तो सब कहेंगे कि हमारी रिटायरमेंट की एज बढ़ाइए, ठीक है। तो ये बेसिकली फिर उससे क्या होगा, पेंशन भी तो ज़्यादा आएगी बाकी एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन फिर जो सरकार कंट्रीब्यूट करनी है 2-4 साल के लिए और बढ़ जाएगा, फिर एक और पेंशन अच्छी मिलेगी उसके बाद। तो ये फिर एक नहीं पॉसिबल, ये जस्टिस डिपार्टमेंट ने बोला है। इसी के केस में अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड भी देखें, 114 जो अमेंडमेंट बिल था वो 2010 में लाया गया था। ये भी रिटायरमेंट ऑफ एजेस, रिटायरमेंट हाई कोर्ट जजेस की एज को बढ़ाने का था, रिटायरमेंट एज को 65 तक करने का था सुप्रीम कोर्ट के पार पे। लेकिन ये भी ऑफ कोर्स पास नहीं हो पाया था। तो ऑफ कोर्स ये पहली बारी कोई डिबेट नहीं आई है, इट हैज़ अ पास्ट टू इट। Now this is not important. Ladakh standoff is signal to India against infrastructure construction in disputed territory. अब लद्दाख का स्टैंड ऑफ क्यों हुआ या फिर ये यांगसे का स्टैंड ऑफ क्यों हुआ, इस पे अब हर किसी का अपना हुआ है। अभी ये यूएसए के एक प्रोफेसर हैं वो ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये कहते हैं क्योंकि हमारी ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी है यूएस की तरफ, इस वजह से उन्होंने हम पे अटैक किया, गलवान क्लैश हुआ, ठीक है। और हमने यूएस के साथ अभी युद्ध अभ्यास किया, इस वजह से उन्होंने हम पे क्या किया, यहाँ पे अटैक किया यांगसे में, ठीक है। अभी यूएस के प्रोफेसर कह रहे हैं कि हम चाइना ने अपनी रेड लाइन क्लियर कर दी है कि अगर आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो फिर आपके खिलाफ यही होगा जो हमने बेसिकली लद्दाख में भी करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है। और अभी जो कम्युनिस्ट कांग्रेस हुई है उसमें भी चाइना ने बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ बोल दी है कि हम अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा जो अभी ये 20वीं कांग्रेस हुई उसमें ये सारी चीज़ें हमने उसको बहुत ही इलेबोरेटेड मैनर में डिस्कस किया था, ठीक है। कि ताइवान पे उन्होंने क्या कहा, शी जिनपिंग को किस तरह का स्टेटस मिल गया उस कांग्रेस के बाद, ओके। Former Bhutan king warned India about China. Do that. Yeah, this is not important. I was reading it for myself. Okay. So this article wasn't that important. Okay. फाइनली क्या हुआ है, नेपाल में प्रचंडा दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, उन्होंने अपॉइंट किया है पुष्प कमल दहल को, जिनको हम फेमसली प्रचंड के नाम से भी जानते हैं। तो इनको बेसिकली बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर। और 7 पार्टीज ने, 3 इंडिपेंडेंट एमपीज ने बेसिकली इनको बैक किया है। तो यही होता है नेपाल में कोलिजन सरकार ही बनती है। और कोलिजन सरकार जो है, कोलिजन गवर्नमेंट है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हमें नेपाल से ही सीखने के लिए मिलते हैं। इसलिए भारत की जनता बड़ी स्मार्ट है, बड़ी इस चीज़ में वो चाहती ही नहीं है कि कोलिजन की सरकार कभी आए, क्योंकि उनको पता है स्टेबिलिटी तो आती नहीं कोलिजन गवर्नमेंट के साथ मोस्टली, ठीक है। तो इट्स गुड ओनली कि ठीक है मेजोरिटेरियन है कुछ भी है, लेकिन कोलिजन ना हो, बार बार कोई सरकार गिर रही है फिर कोई आ रही है फिर इलेक्शन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली हम नेपाल से सीखते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको कंग्रेचुलेट किया है और बोला है कि इंडिया और भारत का जो कल्चरल कनेक्ट है, पीपल टू पीपल टाइज हैं, इसको रिइटरेट किया है। रेडी टू वर्क विद इंडिया फॉर स्टेडी ग्रोथ ऑफ टाइज चाइना, तो चाइना ने कहा है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने, कि वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया अपने स्टेडी और साउंड ग्रोथ के लिए, अपने बायलेटरल टाइज के। हम दोनों ही स्टेबिलिटी चाहते हैं बॉर्डर एरियाज़ में भी,
है ना। तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि तब से लेके अभी तक प्रिवेल कर रही है बॉर्डर स्टेबिलिटी। ये इनका मिथ है, यांग से शायद पता नहीं इनके भूत ने किया है शायद। एड्रेसिंग अ symposium on the international situation and China's foreign relations in 2022, Mr. Wang said both countries had maintained communication through diplomatic and military channel. China and India have maintained communication through the, अब ये सारी यही कहानी लिखी है, लेकिन इसमें से सच ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बहुत ही क्लियरली ये बोल दिया है कि बॉर्डर पे टेंशन और बाकी रिश्तों में पीस ये इकट्ठे नहीं चल सकते। बॉर्डर पे पीस तो बाकी रिश्ते बढ़िया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली चाइना सेज वॉट एवर कि आप कॉमन इश्यूज नहीं देखते, आप डिफरेंसेस पे फोकस करते हो सिर्फ, ये इज ऑफ नो यूज। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।